बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अचानक गर्मी की शिद्दत से बाजार में ही गिरकर बेहोश हो गई। होश आने पर पता चला कि मुझे अस्पताल लेकर भी लाया है। मैंने उस अरबी का शुक्रिया अदा किया तो वो बोला, आपको मेरे घर खाना खाना होगा, तभी मैं शुक्रिया कबूल करूंगा। मैं मान गई और उसके साथ चली गई। मगर जो ही सोफे पर बैठी तो जान निकल गई, क्योंकि मुझे दुबई आए हुए पूरे 6 माह हो चुके थे। मगर मैं अभी भी यहाँ के माहौल से मुकम्मल तौर पर नाआशना थी। मेरा दिल भी यहाँ पर नहीं लगता था। शादी से पहले तो मुझे बहुत सपने दिखाए गए थे, मगर यहाँ आकर तो पता चला था कि दुबई मेरे लिए एक जेल से कम नहीं है। एक ऐसी जेल जहाँ पर अगले ही लम्हे क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता था। यूं तो मुझे घर से निकलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, मगर कभी कभार मेरे शौहर को न जाने क्या हो जाता था। वो सुबह सवेरे ही मुझे एक लंबी सी ग्रॉसरी लिस्ट हाथ में थमा कर कहता था कि ये सब चीज़ें ले आओ। वो चीज़ें ऐसी होती थी जिनको पूरा करते करते शाम के अंधेरे छा जाते थे। मेरे शौहर की फरमाइशें बड़ी अजीब सी होती थी। मुझे आज भी याद है, जब मुझे दुबई आए हुए पूरा एक हफ्ता हुआ था तो मेरा शौहर मुझसे कहने लगा, सादिया, मैं चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ के रंग ढंग में ढल जाओ। कब तक मेरी मोहताज रहोगी? मैं ये बात सुनकर खुश हो गई थी, क्योंकि घर में रह रहकर भी मैं बहुत बेजार हो चुकी थी। मैं बोली, फ़हीम, मुझे क्या करना होगा? तो उसने मेरे सवाल के जवाब में मुझे एक लंबी सी ग्रोसरी लिस्ट थमा दी और अपनी गाड़ी में बिठाकर दूर एक स्टोर पर छुड़ाया था। कहने लगा, जब ये चीज़ें तुम खरीद लो तो मुझे इस स्टोर के नंबर से कॉल कर लेना। और एक चिट पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर मुझे थमा दिया। मैं पाकिस्तान में ही खुद ही सौदा सल्फ वगैरह लाया करती थी, इसलिए मैंने हामी भर ली। मेरा शौहर तो चला गया। मैंने लिस्ट खोल कर देखी तो शजदर रह गई थी, कि उस पर बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें लिखी थी। 21 दाने लौंग। अब मैं हैरान थी कि 21 दाने लौंग कहाँ से लूँ। मैंने स्टोर में खड़ी हेल्पर से पूछा तो वो मुस्कुरा दी और बोली, आप ये पैकेट ले लें, हमारे स्टोर पर हर चीज़ पैकेट में ही मौजूद होती है। मैंने सर हिला दिया और लौंग का पैकेट रख लिया। फिर 50 दाने इलायची, 104 दाने चावल, 72 दाने चना दाल। मैं ये सारी लिस्ट पढ़कर मुस्कुराती रही और पैकेट अपने कार्ट में डालती रही थी। पहले दिन तो मेरी शॉपिंग जल्द मुकम्मल हो गई, इसलिए मैंने अपने शौहर फ़हीम को कॉल करके बुला लिया था। वो बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, तुमने इतनी जल्दी सब कुछ खरीद लिया? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो मेरा शौहर मुझे घर ले गया। घर में मेरी सास, शौहर और 2 नंदे रहती थी। हम घर पहुंचे तो सभी लाउंज में बैठे हुए थे। फ़हीम कहने लगा, ये सब चीज़ें इधर ही ले आओ। मैं वो सारे पैकेट उठाकर उनके सामने ले गई। मेरा शौहर कहने लगा, 21 दाने लौंग लेकर आओ। मैंने पैकेट अपने शौहर के सामने कर दिया तो उसने गुस्से से मुझे घूरा और बोला, तुमने लिस्ट गौर से नहीं पढ़ी थी क्या? मैंने 21 दाने लौंग लिखा था, जबकि तुम पूरा पैकेट उठाकर ले आई हो। फिर उसने वो पैकेट उठाकर दीवार पर दे मारा था। फिर 104 दाने चावल मांगे तो अब मैं थर थर कांपने लगी थी। मैंने फिर से पैकेट लाकर फ़हीम को थमा दिया तो मेरी सास गुस्से से कहने लगी, फ़हीम, तुम्हारी बीवी तो बहुत ही फूहड़ है। मुझे ये बताओ सादिया, तुमने घर में ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ने थे जो जल्दी जल्दी ये पैकेट उठाकर ले आई हो? तुमसे जितनी चीज़ें मंगवाई थी वो क्यों ना ले आई तुम? मैं बोली, आंटी, स्टोर पर हर चीज़ पैकेट में ही मिल रही थी। तो मेरी नंद सोनिया कहने लगी, आप में ज़रा अकल नहीं है। पैकेट खोलकर भाई की मतलूबा चीज़ें निकाल लेती, बाकी वहीं छोड़ा थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि मुझसे छोटी होकर मुझे अकल का दर्ज दे रही है। मैं बोली, सोनिया, क्या पैसे दरख्तों पर उगते हैं जो मैं ऐसा करती? तब मेरा शौहर धाड़ पड़ा था। वो बोला, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बहन के साथ इस लहजे में बात करो? अम्मी, मैं इसीलिए पाकिस्तान में शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वहाँ के सब लोग भूखे नंगे हैं, छोटी सोच के मालिक हैं। इनकी बात पैसे से शुरू होकर पैसे पर ही खत्म हो जाती है। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, मगर इन लोगों को क्या पता जो पूरा हफ्ता एक ही हांडी खाते हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं वहां से चुपचाप निकलकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे पाकिस्तान बहुत ज्यादा याद आ रहा था। वहां पर मेरे अपने लोग थे, मेरे अपने रिश्ते थे। हाँ, ये बात सच है कि हमारे घर में गुर्बत बहुत ज्यादा थी। मैं 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। अब्बू हयात नहीं थे। मेरे लिए जब फ़हीम का रिश्ता आया तो अम्मी बहुत खुश हो गई थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी, सादिया, तुम्हारे लिए दुबई से रिश्ता आया है। बहुत अच्छे और खाते पीते लोग हैं। तुम तो जानती हो कि दुबई की रिहाइश कितनी महंगी है, मगर लड़की की पूरी फैमिली वहीं पर रहती है और वो तुम्हें भी शादी के बाद अपने साथ ले जाएंगे। मेरी बेटी, तुम दुबई जाकर अपने कदम मजबूत करने की कोशिश करना और हो सके तो अपने भाई को दुबई बुलाने की कोशिश करना, ताकि हमारे हालात भी बदल जाएं। मैंने अम्मी से वादा किया था और बोली थी कि वो हरगिज़ फिक्र न करें। मैं दुबई जाकर फ़हीम से कहूँगी कि वो मुझे जॉब दिलवा दे। जब तक मेरे भाई अपने कदमों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक मैं ही आपको सपोर्ट करूँगी। अम्मी बहुत खुश हो गई थी और झोलियाँ उठा उठाकर मेरे लिए दुआएं करने लगी थी। मुझे क्या इल्म था कि दुबई आकर मुझे अपने घर वालों से बात करने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। मुझे हफ्ते में एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन करने की इजाज़त मिलती थी और उस वक्त भी मेरी सास मेरे सर पर खड़ी होती थी। मोबाइल को स्पीकर ऑन करके दिया जाता था। मैं अम्मी को अपने हालात से आगाह नहीं कर पाई थी। रिश्ते कराने वाली औरत ने हमें जितने ख्वाब दिखाए थे
उनके पेश नज़र तो अम्मी यही गुमान करती होंगी कि मैं तो बहुत ऐशो मुसरत भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और उनको यहाँ आकर भूल गई हूँ। मगर यहाँ मुझ पर जो कुछ बीत रहा था उसके मुतालिक या तो सिर्फ मैं जानती थी या मेरा खुदा जानता था। मेरी हैसियत यहाँ एक मुलाजमत से ज़्यादा नहीं थी। मैं सारा सारा दिन घर के कामकाज किया करती थी, जबकि मेरी नंदे मुझ पर हुक्म चलाती न थकती थी। मैं फ़हीम की तवज्जो पाने की कोशिश करती तो वो भी मुझे नज़रअंदाज कर दिया करता था। कभी कभार जब मूड खुशगवार होता तो मुझे इस बात का एहसास दिला देता कि मैं उसकी बीवी हूँ, नहीं तो मेरी औकात यहाँ पर फ़कत एक मुलाजमा किसी थी। यूं ही मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही थी। शाम से रात हो गई थी तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। दिल उछलकर हलक में आ गया था। ये खुशफहमी मेरी रगो-बह में सरायत कर गई थी कि शायद फ़हीम मुझे मनाने आया होगा। तभी मेरी सास ने कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर दी थी। वो हाथ नचा नचा कर कहने लगी, पाकिस्तान से फ़ोन आया था क्या? कोई मर गया है वहाँ जिसका तुम शोक मना रही हो? ये बात सुनकर तो मेरा दिल छलनी छलनी हो गया था। मैं बोली, आंटी अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं? खुदा का कुछ खौफ करे। वो कहने लगी, खुदा का खौफ ही है जो तुम इस वक्त मेरे घर पर मौजूद हो, नहीं तो तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर जेल भिजवा देती। फिर जब तुम सारी ज़िंदगी जेल में सड़ती तब पता चलता। चलो निकलो अपने कमरे से और खाना बनाओ, सोनिया और मशल को भूख लगी है। मैं गुस्से से बोली, अगर भूख लगी है तो उनसे कहे ना कि वो कुछ बना लें, अब इतनी छोटी भी नहीं है वो। मेरी बात सुनकर तो मेरी सास ने हंगामा बर्पा कर दिया था। उसने चीख चीख कर मेरे शौहर को मौके पर बुला लिया और झूठ मूठ के इल्ज़ामात मुझ पर लगाने लगी। उस दिन मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया था और उसने ऐसा हाथ उठाया था कि कई दिन मेरे जिस्म पर नील पड़े रहे थे। और उस दिन मुझे अपनी हैसियत का इल्म हो गया था। मैं दिहारे गैर में इन बेहिस और बेवकार लोगों के रहम करम पर थी। इन लोगों के सामने ज़बान खोलने का मतलब था अपनी शामत को आवाज़ देना। इसीलिए मैंने अपनी ज़बान को हमेशा हमेशा के लिए सी लिया था। मेरी दोनों नंदे बड़ी अजीब सी थी। वो सारा सारा दिन पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती थी और फिर शाम के वक्त खूब बन ठन कर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने चली जाया करती थी। यूँ तो मेरा शौहर बहुत सख्त मिजाज था, मगर उसने कभी अपनी बहनों पर रोक टोक नहीं की थी। खैर, इस वाक़े के 2 हफ्ते बाद मेरे शौहर ने मुझे फिर से एक लिस्ट थमा दी थी और कहने लगा कि तुम पैसों की फिक्र हरगिज़ मत करना, जितनी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं उतनी ही लेकर आना, आज वक्त बताने की कोशिश हरगिज़ मत करना। मैंने सर हिला दिया और लिस्ट थाम दी। आज भी मेरा शौहर मुझे उस स्टोर में लेकर गया था जहाँ पहले लेकर गया था। मैं स्टोर पर चली गई और लिस्ट देखकर अपने नसीबों को कोसने लगी थी। आज भी वैसी ही अजीबो गरीब सी लिस्ट थी। मैंने मतलूबा चीज़ों के पैकेट खरीद लिए और स्टोर के मालिक से इजाज़त लेकर एक कोने में बैठकर सारे पैकेट खोल कर बैठ गई और एक एक चीज़ को गिनने लगी। मैंने महसूस किया था कि स्टोर में आने जाने वाले लोग मुझे मुज़िका ख़ैज़ नज़रों से देख रहे थे। लोग मुझे पागल समझ रहे थे। एक अरबी मर्द मेरे पास आया और टूटी फूटी अंग्रेज़ी में कहने लगा कि आपको किसी मदद की ज़रूरत है। मैंने महसूस किया है कि आप कुछ परेशान हैं। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो वो मुस्कुराकर वापस चला गया। फ़हीम की लिस्ट पूरी करते करते मुझे 6-7 घंटे लग गए थे जब मैं उसकी बेतुकी सी शॉपिंग करने में कामयाब हो गई थी। फ़हीम को फ़ोन करके स्टोर पर बुला लिया। आज वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। कहने लगा, आज अगर तुमने चीज़ों में गड़बड़ की हुई तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मैं चुप ही रही थी। बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बैठ बैठ कर मेरी कमर अकड़ गई थी। मैंने सोचा था कि घर जाते ही लंबी तान कर सो जाऊंगी, मगर घर में दाखिल हुई तो चकरा कर रह गई। हर तरफ बहुत ही गंद फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़लज़ले ने हर चीज़ को तबाह कर दिया हो। मैं हैरत से बोली, ये सब क्या है? मेरी सास ने नाक से मक्खी उड़ाई और जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में चली गई। फ़हीम कहने लगा, तुम जल्दी जल्दी से हर चीज़ समेट लो, मुझे ये कचरा पसंद नहीं है। मैं तो अपने नसीबों को रोने लगी थी। खैर, मजबूरी थी, शौहर की बात मानना पड़ी थी। मैं काम में जुट चुकी थी और फिर रात का खाना बनाकर सबको खिलाकर ही मुझे बेड पर लेटना नसीब हुआ था। मेरी नंदे बहुत ज़्यादा मगरूर थी। उन्होंने तो कभी मुझसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा था। मैं जब भी उनके पास जाकर बैठती तो वो उठकर चली जाती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी नंदों की सरगर्मियाँ कुछ मशकूक सी थी। वो अक्सर वीडियो कॉल पर लड़कों से बातें किया करती थी, मगर जैसे ही मुझे देखती तो फ़ौरन उठकर चली जाया करती थी। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ था कि वो अपने भाई की आंखों में धूल झोंक रही थी। वो भाई जो अपनी बहनों पर जान निछावर करता था, उनके लिए जान की बाजी लगाने को भी तैयार था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर को उसकी बहनों की करतूतों से ज़रूर आगाह करूंगी, मगर इससे पहले मैं कोई सबूत ढूंढ लूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैंने सबूत के बगैर बात की तो शायद ये लोग मुझे जिंदा ही दरगोर कर देते। कुछ दिन तो आराम से गुजर गए थे, मगर फिर से मेरे शौहर को मुझसे शॉपिंग करवाने का दौरा पड़ गया था। उसने मुझे लिस्ट थमा दी और अपनी गाड़ी में बिठाकर स्टोर तक ले गया। आज मैंने ज़रा हिम्मत करने की कोशिश की थी। मैं बोली, फ़हीम, आपसे एक बात पूछूं, आप मुझसे इस तरह की चीज़ों की खरीदारी क्यों करवाते हैं? मेरे शौहर ने मुझे घूर कर देखा था। वो कहने लगा, क्यों, क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें आजमा रहा हूँ और इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहने के काबिल हो भी या नहीं। दरअसल मैं पाकिस्तान में शादी नहीं करना चाहता था। ये जो शादी हुई है ना,
मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं तुम्हें जब तक अपने रंग ढंग में नहीं ढाल लेता तो तुम्हें कबूल नहीं कर पाऊंगा। मैं बोली, फ़हीम, ये कौन सा तरीका है अपने रंग ढंग में ढालने का? चुप, अभी के अभी चुप हो जाओ। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही फ़हीम ने मुझे टोक दिया था। फिर वो मुझे कहने लगा, मुझे ज़्यादा बातें करने वाली औरतें पसंद नहीं हैं। चलो उतरो गाड़ी से। मैं बोझल दिल के साथ गाड़ी से उतर आई थी। आज मेरा दिल मामूल से कुछ ज़्यादा ही उदास था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं मजबूरी के तहत सारे पैकेट्स खरीद कर फिर से एक जगह पर बैठने के लिए आगे बढ़ रही थी, मगर अचानक मेरी आंखों के आगे धुंध सी छा गई। मैंने सहारे के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर कुछ भी हाथ न लगा तो चकरा कर नीचे गिर गई थी। फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। बड़ी देर मेरे कानों में साएं साएं होती रही थी और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। फिर मुझे बाजू में सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हुआ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल डाली थी। तब मुझ पर इंकिशाफ हुआ था कि मैं तो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हूँ। नर्स ने मुझे होश में आता देखा तो मुस्कुराकर मेरी खैरियत दरियाफ्त की थी। मैंने कहा, मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई। नर्स कहने लगी, ऐसी हालत में खुराक की तरफ तवज्जो न दें तो ऐसा ही होता है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। नर्स का क्या मतलब था ऐसी हालत? मैं बोली, क्यों, क्या हुआ है मुझे? मैं ठीक तो हूँ ना? वो नर्स मुस्कुरा दी और बोली, जी जी, आप बिल्कुल ठीक हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है, बल्कि बात खुशी की है। आप माँ बनने वाली हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं नर्स की बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। पराए देश में मुझे अपनी औलाद की खबर ने अंदर तक निहाल कर दिया था। मुझे 100% यकीन था कि औलाद की खबर सुनकर मेरी सास का दिल पसीज जाएगा और मेरा शौहर भी मेरे साथ अच्छा हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। खैर, मैं नर्स से बोली, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो वो बोली, ठीक है, आप घर जा सकती हैं, मगर पहले डॉक्टर से मिल लें। वो आपको चंद दवाएं लिख कर देंगे जिनके बाकायदा इस्तेमाल से आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं अस्पताल कैसे पहुंची। ये सवाल जब मैंने नर्स से पूछा तो वो कहने लगी, आप मेरे साथ बाहर आ जाएं, वो राहदारी में बैठा आपका इंतजार कर रहा है। मैंने सोचा कि शायद फ़हीम हो, वो मुझे लेने आया हो और मुझे बेहोश देखकर अस्पताल ले आया हो। मगर जब मैं बाहर निकली तो सामने ही अरबी मर्द बैठा था, जिसके चेहरे पर बहुत ही जानी पहचानी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैंने उसे पहचान लिया था। यह अरबी मर्द अक्सर स्टोर में नजर आया करता था और मुझसे मेरी खैरियत के मुतालिक भी दरियाफ्त कर लिया करता था। मैं उसके पास गई और बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, आप मुझे अस्पताल ले आए। वो कहने लगा, मैं आपका शुक्रिया यूं ही कबूल नहीं करूंगा, आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। आपको चाय पिलाकर शुक्रिया कबूल करूंगा। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो अभी घर लौटने में बहुत टाइम पड़ा था। मैंने सोचा कि आज मुझे एक एक चावल का दाना गिनकर अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने शौहर को बता दूंगी कि मैं बेहोश हो गई थी और वो इसलिए कि मैं हामला हूँ। तो वो मेरी बात सुनकर खुश हो जाएगा और मुझसे अपनी लिस्ट के मुतालिक नहीं पूछेगा। मैंने ये सोचकर अरबी मर्द के साथ जाने के लिए हामी भर ली थी, क्योंकि मैं उसके घर से अपनी वालदा को फ़ोन करके अपने हालात से आगाह करना चाहती थी। उन्हें बताना चाहती थी कि आपकी बेटी आपको हरगिज़ भूली नहीं है, बल्कि मैं तो खुद ही भयानक हालात से गुजर रही हूँ। फिर उन्हें यह भी तो बताना था कि मैं उम्मीद से हूँ। खैर, मैं अरबी मर्द के साथ चल दी थी। उसका घर अस्पताल से करीब ही था। वो मुझसे छोटे मोटे सवाल जवाब करने लगा था। वो बोला, तुम दुबई कब आई हो? मैंने उसे बताया कि 6 माह कबल शादी होकर यहाँ आई हूँ, मगर दुबई में मेरा तजुर्बा बहुत बुरा गुजरा। मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं, वो मुझ पर बहुत तशद्दुद करते हैं। वो अरबी मर्द कहने लगा, तो तुमने पुलिस में कंप्लेन क्यों ना की? मैं बोली, मुझे यहाँ के सिस्टम का कुछ पता नहीं है। हफ्ते में एक बार मुझे स्टोर भेज दिया जाता है और वहाँ से भी अजीबोगरीब चीज़ें मंगवाई जाती हैं। इतनी देर में उस अरबी मर्द का घर आ गया था। वो कहने लगा, तुम अंदर जाओ, फिर हम इस मामले पर तफसील से बैठकर बात करते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं मुतमईन होकर उसके घर चली आई थी। उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद अपनी मुलाजमों को आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि फ्रेश जूस निकाल कर लाओ। मगर मैं जो ही सोफे पर बैठी तो मुझे मतली होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा था। मैंने उस अरबी मर्द को इशारा किया और बाथरूम के मुतालिक पूछा था। उसने मुझे बाथरूम दिखा दिया। मैं मतली करती जा रही थी। मैंने अम्मी से सुन रखा था कि प्रेगनेंसी में छोटी मोटी बदबू से भी दिल ख़राब होने लगता है और आज मैं खुद पर यह तजुर्बा कर रही थी। मैं बाहर निकली तो अरबी मर्द कहने लगा, सब खैरियत तो है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया। अब उससे क्या कहती कि मुझे तुम्हारे सोफे के नीचे से बदबू आ रही है? अगर ऐसा कहती तो यकीनन ये बहुत ही बुरी हरकत होती। अब मैं वहाँ से जल्द से जल्द भाग जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा बैठना दुश्वार हो चुका था। उस अरबी मर्द ने मेरी जर्द रंगत देखी तो कहने लगा, तुम बैठो, मैं जूस लेकर आता हूँ। वो उठकर किचन में चला गया तो मैं उठकर खड़ी हो गई थी। न जाने उस सोफे के नीचे ऐसा क्या पड़ा था जिसकी बदबू मुझे आजिज़ कर रही थी। मैंने सोचा कि झांक कर देखती हूँ, मगर मुझसे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा था। मैंने सोफे को पीछे करने की कोशिश की तो ये देखकर दंगी रह गई कि उसमें तो मेरा हाथ धंस गया है। वो एक जदीद किस्म का सोफ़ा था जो ऊपर से तो सोफे की माने लगता था, मगर अंदर से संदूक था। मैंने उसके ढक्कन को खोल कर देखा
तो मेरे हलक से चीखें बराबर होने लगी थी, क्योंकि अंदर तो एक। मेरी चीखें सुनकर वो अरबी मर्द भी उधर ही आ गया था। मैं हैजानी अंदाज में चीखती चली जा रही थी। वो भी आगे बढ़ा। जब उसने सामने का मंजर देखा तो जमीन पर ठह गया था और रोने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी। वो मर्द रोता चला जा रहा था और कहने लगा, मेरी यास्मीन, मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस औरत से मोहब्बत की वो तुम हो। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी औरत के मुतालिक नहीं सोचा था। तुमसे शादी की तो लगा कि जिंदगी हसीन है, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। और फिर तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई कि तुम मुझे औलाद देने वाली हो। मगर एक दिन मुझे मुलाजमा ने बताया कि तुम मेरे नाम खत लिखकर अपना सामान लेकर यहाँ से चली गई हो। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं थर थर कांपने लगा था। खत पढ़ा तो उस पर लिखा था कि तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है, इसलिए तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए मुझे छोड़कर जा रही हो। यास्मीन, उस खत के नीचे तुम्हारे अंगूठे का निशान भी तो था। मैं बहुत रोया था, मगर तुम आज मुर्दा हालत में मेरे ही घर के सोफे के नीचे से मिली हो। अरबी मर्द रोता चला जा रहा था, जबकि मेरी नज़र उसकी मुलाजमा पर पड़ी थी। वो मौके से फ़ायदा उठाकर फरार होना चाह रही थी। मैंने जल्दी से अरबी मर्द को उसकी जानिब मुतवज्जा किया था। वो एकदम होश में आ गया। उसने अपनी मुलाजमा को हाथ से पकड़ लिया और चिल्लाने लगा था। वो बोला, तुमने मुझे बताया कि मेरी बीवी घर से भाग गई है। तुमने मुझे उससे बदगुमान करने की कोशिश की। तुमने मुझे उसका झूठा खत दिखाया। मुझे बताओ, इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? तुमने मेरी बीवी को जान से मारा है ना? वो मुलाजमा थर थर कांप रही थी। वो बोली, मैंने नहीं मारा, ये सब एक हादसे के नतीजे में हुआ है। दरअसल मैं यहाँ काम करने सिर्फ इसीलिए आती थी क्योंकि मुझे किसी से इल्म हुआ था कि आप बहुत ही मालदार आदमी हैं। मैं इस घर में काम करती रही और कीमती चीज़ों के मुतालिक खोज लगाती रही। एक दिन मैं सब कुछ लेकर फरार होने लगी थी जब मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, मालकिन मुझे पुलिस के हवाले कर देती और मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। इसीलिए मैं घर से फरार होने की कोशिश करने लगी, मगर मालकिन ने मुझे बहुत मजबूती से थाम लिया था। इसी तसादुम में वो नीचे फर्श पर जा गिरी। मुझे इल्म नहीं है कि उनके सर के कौन से हिस्से पर चोट आई थी। वो ऐसी बेहोश हुई कि फिर हवास में नहीं लौटी थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अगर आपको इल्म हो जाता कि मालकिन मर गई है तो आपका शक मुझ पर जाता। इसीलिए मैंने मालकिन को सोफे में छुपा दिया और झूठ मूठ का खत लिखकर उसके अंगूठे का निशान बना दिया था। मैं बस मुनासिब मौके की तलाश में थी। मैं मालकिन को आज दफनाने वाली थी, मगर फिर आप आ गए और मेरा बना बनाया खील खराब हो गया। अरबी मर्द ने अपनी मुलाजमा को पुलिस के हवाले कर दिया था और मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। मैंने हामी भर ली, मगर वहाँ भी एक सरप्राइज मेरा मुंतजर था। मैंने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो ये देखकर दंग रह गई थी कि वहाँ तो एक अजीब तूफान बदतमीजी बरपा था। वहाँ पार्टी हो रही थी जिसमें मर्द औरत की कोई तफरीक नहीं थी। मेरी दोनों नंदे मर्दों के सामने रक्स पेश कर रही थी, जबकि मेरा शौहर भी वहीं पर मौजूद था। मैं मजीद आगे बढ़ी तो अपने शौहर को ये कहते हुए सुना था, अम्मी, हमें सादिया के रूप में काम वाली तो मिल गई है, क्यों ना हम उससे मजीद फ़ायदा उठाएं और उसे भी रक्स पर लगा दें। मेरी सास कहने लगी, तुम्हारा मशवरा तो बहुत अच्छा है। उसके आने से पहले पहले ये पार्टी ख़त्म कराओ, वरना वो भाग जाएगी। मैंने देखा था कि वहाँ जुआ भी चल रहा था। मैं उल्टे कदमों वहाँ से भागी थी। अरबी मर्द अभी वहीं पर था। मैंने उसको सब कुछ बता दिया तो उसने एक बार फिर से पुलिस को बुलवाया और मेरे शौहर समेत सबको गिरफ्तार करवा दिया था। बाद में मेरे शौहर ने पुलिस के सामने ये इंकशाफ किया था कि उन्होंने घर में ही एक जुआ खाना बना रखा था और हफ्ते में एक दिन वो यहाँ पर ये सब काम करते थे। जिस दिन घर में ऐसा कोई फंक्शन होता तो वो मुझे स्टोर पर भेज देता ताकि मैं इन मामलात से बेखबर रहूं। मैंने अपने शौहर से तलाक ले ली थी। मैं अपनी होने वाली औलाद की वजह से बड़ी परेशान थी। उस अरबी मर्द ने मुझे शादी की ऑफर कर दी थी, जिसे मैंने कबूल कर लिया था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे बच्चे को अपना नाम देगा। अब्दुल करीम बहुत ही अच्छा इंसान था। वो बेहतरीन शौहर और अच्छा बाप साबित हुआ था। उसने मेरे दोनों भाइयों को भी दुबई बुलवा लिया और उन्हें अपने साथ काम पर रख लिया था। मेरी ज़िंदगी अब बहुत बेहतर हो गई है। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसने मुझे फ़हीम जैसे बदकिरदार शख्स से निजात देकर अब्दुल करीम का साथ दिया था। हम दोनों शादी की पहली सालगिरह पर हज करने गए थे। तब मुझे महसूस हुआ था कि इस दुनिया में अगर अच्छे लोग मौजूद नहीं हों तो सब कुछ तहस नहस हो जाए। अगर अब्दुल करीम मुझे एक बेयार मददगार औरत समझकर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता तो मैं क्या कर लेती। ये तो उसका बड़ापन था कि उसने मुजरिमों को सज़ा भी दिलवाई और मुझे अपना नाम भी दिया और अपनी इज्जत बना लिया। आज मैं ये बात फ़ख्रियत तौर पर कह सकती हूँ कि मुझे अपने शौहर अब्दुल करीम से बेइंतहा मोहब्बत है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई
और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।